डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। टनकपुर में स्वास्थ्य सेवाओं को मिली नई रफ्तार। सीएम धामी ने एसीएलएस एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी। एम्बुलेंस अत्याधुनिक जीवन रक्षक उपकरणों से सुसज्जित। गदरपुर में भाजपा प्रदेश मंत्री गुंजन सुखीजा के जन्मदिन पार्टी पर सियासत गर्म। जन्मदिन समारोह में समर्थकों का बड़ा जमावड़ा कर अपनी राजनीतिक ताकत का किया प्रदर्शन। इशारों ही इशारों में गदरपुर सीट से भाजपा टिकट के लिए पेश की मजबूत दावेदार। बंगाली समाज को ओबीसी दर्जा देने की मांग पर तेज हुई सियासत। बंगाली नेता सुब्रत कुमार विश्वास का गदरपुर विधायक अरविंद पांडे पर बंगाली समाज को गुमराह करने का आरोप, ओबीसी से मुद्दा भटकाने का आरोप। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां टनकपुर स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आयोजित मुख्य सेवक संवाद कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्षेत्र की माताओं, वरिष्ठ जनों, जनप्रतिनिधियों, पूर्णागिरी मेला समिति, व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों तथा आम नागरिकों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य जनता से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय नागरिकों से क्षेत्र के विकास, जन सुविधाओं के विस्तार तथा विभिन्न जन समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राप्त शिकायतों, मांगों और सुझावों पर गंभीरता से कार्य करते हुए उनका शीघ्र और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों को समयबद्ध राहत मिल सके। मुख्यमंत्री ने टनकपुर अस्पताल के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि यह चिकित्सालय एक ऐसे महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है जहां टनकपुर और आसपास के क्षेत्रों के लोगों के साथ साथ पड़ोसी देश नेपाल से भी बड़ी संख्या में मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा यहां स्वास्थ्य सुविधाओं को लगातार मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में उपलब्ध डायलिसिस सुविधा का विस्तार करते हुए जल्द ही एक और डायलिसिस मशीन स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के समग्र विकास पर जोर देते हुए कहा कि देश भर से मां पूर्णागिरी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में टनकपुर का बूम क्षेत्र पर्यटन और वाटर स्पोर्ट्स के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही इसे एक आकर्षक वेंडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी विकसित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य टनकपुर को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर, आधुनिक और सुविधा युक्त शहर के रूप में विकसित करना है। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। देखिए, टनकपुर का जो चिकित्सालय है ये बहुत ही ऐसे स्थान पर है जहाँ पर पूरे टनकपुर आसपास चंपावत तक के लोगों का, बनबसा के लोगों का आना और साथ में हमारे पड़ोसी देश नेपाल से भी बहुत लोग यहाँ अपने इलाज के लिए आते हैं और हमारी पड़ोसियों को भी यहाँ इलाज मिलता है। तो उस दृष्टि से ये अस्पताल काफ़ी इसके अहमियत है और इसमें सभी सुविधाएं होनी चाहिए। उसको लेकर अल्ट्रासाउंड मशीन है, यहाँ पर डायलिसिस मशीन है, आँखों की मशीनें हैं, आँखों के ऑपरेशन भी यहाँ पर होने लगे हैं, डायलिसिस भी होने लग गई है। उत्तराखंड के चंपावत जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री ने उप जिला चिकित्सालय टनकपुर से अत्याधुनिक एसीएलएस एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस एम्बुलेंस के शुरू होने से क्षेत्र में गंभीर मरीजों को आपात स्थिति में त्वरित और उन्नत चिकित्सा सहायता उपलब्ध हो सकेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अस्पताल में आधुनिक फेको इमल्सिफिकेशन मशीन का भी लोकार्पण किया। इस मशीन के स्थापित होने से अब मोतियाबिंद सहित कई नेत्र रोगों का उपचार आधुनिक तकनीक के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ही संभव हो सकेगा। इससे मरीजों को इलाज के लिए दूसरे जिलों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और विशेष रूप से बुजुर्ग मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। बताया गया कि एसीएलएस एम्बुलेंस कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत उपलब्ध कराई गई है। यह एम्बुलेंस अत्याधुनिक जीवन रक्षक उपकरणों से सुसज्जित है।
जो हृदय रोग, दुर्घटना और अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करने में सक्षम है। मुख्यमंत्री ने चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए कि अस्पताल में आने वाले हर मरीज को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, त्वरित उपचार और संवेदनशील व्यवहार सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम जनता को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा मिल सके। यहाँ पर टनकपुर में जो भी आवश्यकताएं यहाँ के लिए ज़रूरी है, चाहे ट्रॉमा सेंटर है या अन्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो अन्य चीज़ें हैं, उन सभी को आगे बढ़ाया जाएगा, उन सभी को किया जाएगा। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि यहाँ पर हम ठोस काम करेंगे और ठोस काम लगातार कर रहे हैं। आने वाले समय में वो और दिखाई देंगे, कुछ दिखाई देने लगे हैं, इसकी शुरुआत हो चुकी है। आप सबके सहयोग से इस काम को भी आगे बढ़ाएं। अगली खबर है गदरपुर से, जहां भाजपा प्रदेश मंत्री गुंजन सुखीजा के जन्मदिन के मौके पर आयोजित कार्यक्रम ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। गदरपुर के सनातन मंदिर में मनाए गए इस जन्मदिन समारोह में समर्थकों का बड़ा जमावड़ा देखने को मिला। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज पाल समेत पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जन्मदिन समारोह के बहाने गुंजन सुखीजा ने अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन भी किया। समर्थकों की भारी भीड़ देखते हुए यह कयास लगाए जा रहे हैं कि वे आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में गदरपुर सीट से भाजपा टिकट को मजबूत दावेदार हो सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान जिला अध्यक्ष मनोज पाल ने भी इशारों में गुंजन सुखीजा की दावेदारी को लेकर सकारात्मक संकेत दिए। वहीं गदरपुर विधानसभा की बात करें तो यहां से अरविंद पांडे लगातार 3 बार विधायक रह चुके हैं और क्षेत्र में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। ऐसे में अब गदरपुर की राजनीति में अरविंद पांडे बनाम गुंजन सुखीजा को संभावित सियासी जंग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा किस पर भरोसा जताती है और क्या गुंजन सुखीजा गदरपुर सीट से टिकट हासिल कर पाते हैं या फिर अरविंद पांडे का दबदबा कायम रहता है। लेवल पे जो बूथ अध्यक्ष है उसका भी अधिकार है चुनाव लड़ने का, टिकट मांगने का, सबका अधिकार है। किसी को मिल जाए अच्छी बात है, कोई चौबीस थोड़ी टिकट हमको मिले, किसी को मिल जाए, विधायक बने लोग, सांसद बने, बहुत अच्छी बात है। हमारे बलिदानी लोग हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी के करीबी लोग हैं, तो अच्छी बात है, आगे बढ़ना चाहिए। चंपावत जनपद में घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति को व्यवस्थित और सुचारू रूप से लिए जिला प्रशासन ने अहम निर्णय लिया है। अब उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर लेने के लिए एजेंसियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि डिलीवरी पॉइंट और डोर टू डोर व्यवस्था के माध्यम से सिलेंडर सीधे घर तक पहुंच जाएंगे। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि वर्तमान में गैस बुकिंग से जुड़ी ऑनलाइन प्रक्रिया, डीएसपी और ओटीपी सत्यापन के दौरान बड़ी संख्या में फोन कॉल आने से कई उपभोक्ताओं को एजेंसियों तक जाना पड़ रहा है। इससे एजेंसी परिसरों में भीड़ बढ़ने के साथ साथ कानून व्यवस्था और समय पर आपूर्ति प्रभावित होने की स्थिति बन जाती है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने जनपद की सभी गैस एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि घरेलू गैस सिलेंडरों का वितरण केवल निर्धारित डिलीवरी पॉइंट्स और डोर टू डोर प्रणाली के माध्यम से ही किया जाए, ताकि उपभोक्ताओं को घर पर ही सुरक्षित और आसानी से गैस उपलब्ध हो सके। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन उपभोक्ताओं के गैस बुकिंग फोन, एसएमएस या मोबाइल ऐप से नहीं हो पा रहा है, वे केवल बुकिंग कराने के लिए एजेंसी जा सकते हैं। बुकिंग के बाद गैस एजेंसियां नियमानुसार उपभोक्ताओं के घर तक सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगी। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को अपना खाली सिलेंडर लेकर एजेंसी या गोदाम जाने की आवश्यकता नहीं होगी। गैस वितरण पूरी तरह डिलीवरी पॉइंट और घर घर आपूर्ति व्यवस्था से किया जाएगा। इस संबंध में सभी उप जिलाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को गैस एजेंसियों व गोदामों का नियमित निरीक्षण करने और आमजन को नई व्यवस्था के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे गैस एजेंसियों में अनावश्यक भीड़ न लगाएं और नई डिलीवरी व्यवस्था का लाभ उठाकर गैस आपूर्ति प्रणाली को सुचारू बनाए रखने में सहयोग करें। नमस्कार, आप सभी को जिलाधिकारी चंपावत मनीष का सादर प्रणाम। आप सभी को अवगत करना है कि जनपद में अभी आप सभी देख रहे होंगे घरेलू गैस को लेकर कई सारी भ्रांतियां हैं। आप सभी को पुनः अवगत करना है कि जनपद में घरेलू गैस जो डोमेस्टिक गैस है उसकी पर्याप्त सप्लाई है और ऑयल मार्केटिंग कंपनी द्वारा यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में गैस की सप्लाई की जा रही है। पहले जो गाइडलाइंस थे उसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा ढील देते हुए अब मैनुअल मोड पर जैसा पहले पूर्ववत आप गैस लेते थे उसी प्रकार की प्रक्रिया पुनः जो है वो प्रारंभ की गई है, जब तक उनके वेबसाइट में कार्य चल रहा है। आप सभी से आग्रह है कि किसी भ्रांति पर ध्यान न दें।
यहाँ से जो 2 नंबर्स जारी किए गए हैं जनपद प्रशासन से, आपको किसी प्रकार की कोई सूचना लेनी हो या अपनी जानकारी करनी हो तो आप उन नंबरों पे प्रयास कर सकते हैं, डीएसओ के नंबर पे प्रयास कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किश्त जारी होने के अवसर पर जनपद चंपावत में विभिन्न स्थानों पर किसान उत्सव कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान असम के गुवाहाटी स्थित ज्योति विष्णु अंतर्राष्ट्रीय कला केंद्र खानापारा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किसानों और अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक देखा। जनपद मुख्यालय स्थित जिला सभागार में आयोजित जनपद स्तरीय कार्यक्रम जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। जिलाधिकारी ने योजना की 22वीं किश्त मिलने पर किसानों को बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। इस अवसर पर मुख्य कृषि अधिकारी चंपावत ने किसानों को योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए वर्तमान में संचालित एग्रीस्टैक योजना के बारे में भी अवगत कराया। कार्यक्रम में कृषि सहित विभिन्न विभागों द्वारा किसान को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान जनपद के प्रगतिशील कृषकों को सम्मानित किया गया। जनपद स्तरीय आयोजन में लगभग 450 प्रगतिशील लाभार्थी किसान शामिल हुए और उन्होंने कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता निभाई। इस मौके पर दर्जा राज्य मंत्री श्याम नारायण पांडे, ब्लॉक प्रमुख अंचला बोहरा, स्थानीय जनप्रतिनिधि, कृषि विभाग एवं अन्य विभागों के अधिकारी, कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। उत्तराखंड विधानसभा सत्र में बंगाली समाज को ओबीसी दर्जा देने की मांग को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बंगाली युवा नेता सुब्रत कुमार विश्वास ने गदरपुर विधायक अरविंद पांडे पर बंगाली समाज को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि वर्ष 2018 में बांग्ला भाषा लागू करने का वादा किया गया था, लेकिन 2026 तक भी बंगाली समाज को उसका वास्तविक लाभ नहीं मिल सका। सुब्रत कुमार विश्वास ने कहा कि विधानसभा में समाज के मुद्दों को सही दिशा देने के बजाय उन्हें आंदोलन से पीछे करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाली समाज की मुख्य मांग अनुसूचित जाति का दर्जा है, जबकि ओबीसी का मुद्दा उठाकर मूल मांग से ध्यान भटकाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार सच में बंगाली समाज को ओबीसी दर्जा देना चाहती है तो इस पर तत्काल निर्णय लिया जाए, लेकिन अनुसूचित जाति आरक्षण की मांग को लेकर समाज का आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में इन दिनों विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। इसी बीच प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल भी राजनीतिक रूप से सक्रिय होती नजर आ रही है। कुमाऊं के बागेश्वर और कपकोट विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी लगातार अपने संगठन का विस्तार करने में जुटी हुई है। बागेश्वर के एक स्थानीय होटल में आयोजित सभा के दौरान कपकोट विधानसभा के दुगनाकुरी क्षेत्र के कई युवाओं ने यूकेडी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर पार्टी पदाधिकारियों ने युवाओं का स्वागत करते हुए संगठन को मजबूत करने और आने वाले चुनाव के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। सभा के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए यूकेडी के जिला अध्यक्ष मनोज जोशी ने गैरसैंण में चल रहे विधानसभा के बजट सत्र पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह बजट सत्र सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। उनका आरोप है कि प्रदेश के असली जन मुद्दों पर ना तो सरकार गंभीर है और ना ही विपक्ष। वहीं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज द्वारा गैरसैंण को लेकर दिए गए बयान पर भी यूकेडी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। मनोज जोशी ने कहा कि सतपाल महाराज का बयान उनकी मानसिकता को दर्शाता है और इससे साफ होता है कि सरकार गैरसैंण और पहाड़ के मुद्दों को लेकर कितनी संवेदनशील है। यूकेडी ने दावा किया कि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी बागेश्वर और कपकोट सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी। पार्टी का कहना है कि वह इन सीटों पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराते हुए मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की दिशा में काम कर रही है। प्रकार से आज सत्र गैरसैंण में चल रहा है वह बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है। जिस प्रकार से आज उत्तराखंड वासियों की, यहाँ के मूल निवासियों की और जिस अवधारणा से उत्तराखंड राज्य को बनाया था हमारे क्रांतिकारी साथियों ने उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा और 42 शहादतें दी गई थी, आज गैरसैंण में उसी का बिल्कुल माहौल बनाया गया। हमारे जो शहीद साथी हैं और जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी है उनके सपनों का बिल्कुल उत्तराखंड बनानी है। जिस प्रकार से लगातार इनके बयान, इनके मंत्रियों के विधायकों के लगातार बयान आ रहे हैं कि गैरसैंण में राजधानी, स्थायी राजधानी नहीं होनी चाहिए। उनके जो मंत्री हैं
सतपाल महाराज उनका वक्तव्य आया है कि ये गैरसैंण जो विधानसभा भवन है उसको वेडिंग डेस्टिनेशन या कॉरपोरेट डेस्टिनेशन बनाना चाहिए। मैं उनके इस बयान की बिल्कुल भर्त्सना करना चाहता हूं। क्या उत्तराखंड के जो मूल निवासी हैं वो उनकी केवल एक ही मांग है, जो उनकी मूलभूत समस्या है उनका निराकरण। अगली खबर, चंपावत जिले की राजनीति में उस समय हलचल मच गई जब भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष दीप पाठक ने पार्टी से इस्तीफा दिया। आखिरकार 6 महीने बाद स्वीकार कर लिया गया। इस फैसले के बाद टनकपुर क्षेत्र की सियासत में नई राजनीतिक समीकरण बनने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। बताया गया कि करीब 6 महीने पहले पंचायत चुनाव के दौरान संगठन में जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी और बाहरी लोगों को तरजीह देने का आरोप लगाते हुए दीप पाठक ने सोशल मीडिया के माध्यम से पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। अब पार्टी द्वारा उनके इस्तीफे को स्वीकार किए जाने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है। इस मामले की पुष्टि भाजपा के टनकपुर मंडल अध्यक्ष तुलसी कुंवर ने की है। उन्होंने बताया कि दीप पाठक द्वारा पूर्व में दिया गया इस्तीफा पार्टी ने औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया है। सूत्रों की माने तो जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव को लेकर पार्टी के भीतर चल रही खींचतान भी इस घटनाक्रम की एक बड़ी वजह मानी जा रही है। दीप पाठक ने अपने फेसबुक पोस्ट में भी संगठन में बाहरी लोगों को प्राथमिकता देने और समर्पित कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाया था। फिलहाल दीप पाठक का कहना है कि वह राजनीतिक में जनता की सेवा के लिए आए हैं और आगे भी जनता के बीच रहकर सेवा करते रहेंगे। इस्तीफे के बाद टनकपुर की सियासत में आगे क्या नया मोड़ आएगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। टिहरी जिले में जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने शनिवार को अधिकारियों की टीम के साथ विभिन्न स्थानों का निरीक्षण कर यात्रा से जुड़ी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिए। जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने ब्रह्मपुत्री परिवहन चौकी, ब्रह्मपुरी मार्केट, नीरगढ़, तपोवन, खारा स्रोत, डाडवाला और ब्रह्मपुरी राफ्टिंग पॉइंट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यात्रा सीजन से पहले सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली जाए ताकि श्रद्धालुओं और पर्यटकों को किसी भी तरह की परेशानी या सामना न करना पड़े। ब्रह्मपुरी राफ्टिंग पॉइंट पर डीएम ने राफ्टिंग और पर्यटन गतिविधियों में लाने वाले सभी वाहनों का पूरा डेटा तैयार करने और बुकिंग स्थलों को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए ताकि यात्रा सीजन में जाम की स्थिति पैदा न हो। इसके साथ ही किराए पर चलने वाले 2 पहिया वाहनों की पार्किंग क्षमता की जाँच करने और अधिक वाहन पाए जाने पर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान इसके बाद जिलाधिकारी ने होटल एसोसिएशन के साथ बैठक कर कहा कि जिन होटलों की पार्किंग व्यवस्था कम है वे निजी या सरकारी पार्किंग की व्यवस्था करें और यात्रा के दौरान वाहनों को सड़कों पर खड़ा न होने दें। इसके साथ ही दुकानदारों को अतिक्रमण न बढ़ने की सख्त चेतावनी भी दी है। लोगों ने यहाँ पे चारधाम को लेके हमने भ्रमण किया, एसएसपी साहब और हमने और सारी पूरी टीम थी। यहाँ पे 2 मुख्य चीज़ें हुई। पहला तो जो हमारा एलपीजी गैस सिलेंडर्स को लेके जो अभी गाइडलाइंस आई हैं वो हमने सारे होटल एसोसिएशन के साथ मीटिंग कर ली है और उनको बड़ी बता दिया गया कि कब तक डोमेस्टिक सप्लाईज प्रॉपर चलती रहेंगी और कब तक लगभग अभी कमर्शियल वादे चलेंगे और कमर्शियल में हम एजुकेशनल हॉस्पिटल्स को लेंगे। उन लोगों के सुझाव भी काफ़ी सारे लिए गए हैं और काफ़ी अच्छे सुझाव हॉस्टल एसोसिएशन ने दिए। साथ ही साथ चारधाम में जो हमारा ट्रैफिक का भी मैनेजमेंट रहेगा क्योंकि पार्किंग को लेके बहुत इश्यूज आते हैं और साथ ही साथ बहुत सारे जो हम देखते हैं कि बाइकर्स हैं या राफ्ट्स हैं या कुछ भी उनको लेके भी इशूज़ आते हैं और टैंकर्स भी चलते हैं तो उसको लेके होटल एसोसिएशन सजेशन भी लिए गए और उनको बताया भी क्या कि वो अपने टाइमिंग्स फिक्स रखेंगे। टैंकर्स जो सुबह वाटर सप्लाई देते हैं वो भी फिक्स रहेंगे और जो हमारा पार्किंग स्पेस जिन होटल्स के पास नहीं है वो कोई अन्य पार्किंग प्राइवेट पार्किंग जब अपनी पार्किंग के साथ टाइप करके ही अपना होटल से जारी करेंगे, नहीं तो हम उनके ऊपर फिर कार्रवाई करेंगे। तो एक अच्छी पॉजिटिव बैठक रही। द होटल एसोसिएशन वाज क्वाइट वेलकम है। कंसर्न्स हैं क्योंकि उनकी बुकिंग्स हैं और जैसे जैसे उनके जो कंसर्न्स हैं वो ऊपर रेज भी करेंगे और मुझे लगता है कि बहुत ही सुचारू तरीके से कोऑपरेशन से हम आगे बढ़ेंगे। जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के गांव लालापुर के रहने वाले नन्हे खां ने अपनी बेटी नामजा की शादी 7 महीने पहले जसपुर निवासी शाहनवाज से की थी। परिजनों का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही उनकी बेटी को दहेज के लिए परेशान किया जाने लगा। उनकी बेटी गर्भवती थी। आज उन्हें ससुराल से जानकारी मिली कि उनकी बेटी नामजा ने आत्महत्या कर ली।
जिसके बाद मायके के लोग पहुंचे। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। मृतका के पिता नन्हे खां ने बताया कि 1 महीने पहले भी लड़की ने बताया था कि मुझे यहां से ले जाओ, नहीं तो ससुराल के लोग मार देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि आज उन्होंने लड़की मार दी। अगस्त में इसकी शादी हुई थी। मृतका के पिता ने कार्यवाही की मांग की है। मौके पर जांच में पहुंचे तहसीलदार जसपुर दिलीप सिंह ने बताया कि सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला जिसकी शादी लगभग 1 साल पहले हुई थी, जिसका नाम नामजा है, और सभी अभी पंचायतनामे की कार्यवाही की जा रही है और मौत किन कारणों से हुई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, जिसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। सूचना प्राप्त हुई है कि एक महिला जिसकी शादी 1 साल पूर्व हुई है, जिसका नाम अभी नाज़मा और पत्नी शहनवाज बताया जा रहा है। तो सूचना मिलने पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो अभी जो है वो पंचायतनामा की कार्यवाही चल रही है और किन कारणों से हुई है यह अभी मेडिकल रिपोर्ट जब पीएम होगा उसके बाद ही जो है ये स्पष्ट हो पाएगा। ये देखिए अभी मेडिकल रिपोर्ट और जब हमारी पीएम रिपोर्ट आ जाएगी और जो भी जांच होगी उसके बाद अगर ये कोई मामला दर्ज किया जाता है तो जांच होगी, तो जांच में ही स्पष्ट हो पाएगा कि किन कारणों से मौत हुई। दिनेशपुर में भारत गैस उपभोक्ताओं की परेशानी को लेकर दिखाई गई खबर का असर अब देखने को मिला है। लगातार 3 दिनों से गैस सिलेंडर नहीं मिलने से नाराज उपभोक्ताओं ने जमकर हंगामा किया था और जल्द आपूर्ति बहाल करने की मांग की थी। शुक्रवार को एसडीएम की मौजूदगी में गैस सिलेंडरों का वितरण उपभोक्ताओं को कराया गया, जिससे लोगों को काफी राहत मिली। इस मौके पर एसडीएम ऋचा सिंह ने कहा कि गैस की कालाबाजारी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि गैस सिलेंडरों की आपूर्ति पर्याप्त है और उपभोक्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है। प्रशासन द्वारा पूरे मामले की निगरानी की जा रही है ताकि भविष्य में इस तरह की परेशानी ना हो। तो फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।